गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं काजल सरवैया आपको बायोलॉजी पढ़ाती हूँ। कॉलेज और क्लासेस में मैं लास्ट 10 ईयर्स से टीचिंग फील्ड में हूँ। ठीक है, सो हमने लास्ट लेक्चर बच्चे लोग स्टार्ट किया था दस ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और ट्रांसलोकेशन। ठीक है, हमने देख लिया था व्हाट इज़ अ ट्रांसक्रिप्शन। आज हम आगे पढ़ेंगे व्हाट इज़ योर ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन। ओके स्टूडेंट्स, सो हम लोग ने देखा व्हाट इज़ अ ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन क्या था? जिसके अंदर डीएनए जो हमारा न्यूक्लियस में होता है उसके अंदर हमारा एमआरएनए जाता है और डीएनए को कॉपी करता है। डीएनए के पास जाके उसके एक स्ट्रैंड को कॉपी करता है। ये चीज़ हम लोग ने देख ली थी। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट सेकेंड प्रोसेस। अभी ये डायग्राम आप बोलोगे मिस क्या है, ये कैसा डायग्राम है? दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ योर डीएनए। ये जो स्ट्रक्चर है वो डीएनए का है और ये जो प्रोसेस हम देख रहे हैं वो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस देख रहे हैं। जब ये डीएनए ओपन होता है, हमारा एमआरएनए जो होता है, हमने लास्ट लेक्चर देखा था बच्चे लोग कि डीएनए जो है वो ऐसा डबल स्ट्रैंडेड है जिसके अंदर यहाँ पे 3-2 एक स्ट्रैंड 3-5 होता है और दूसरा 5-3 होता है। ये चीज़ हमने देखी थी। नाउ हमारा आरएनए, एमआरएनए जो नॉन जेनेटिक एमआरएनए है उसका स्ट्रैंड कैसे स्टार्ट होता है? तो इट विल स्टार्ट विथ 5-3। अभी ये जो 5-3 है वो डीएनए के पास जाएगा और इसके ऑपोजिट स्ट्रैंड को रीड करेगा। मतलब ये खुद 5-3 है। ये कौन है? हमारा एमआरएनए। ये जो एमआरएनए है ये मेरे डीएनए के पास जाके 3-5 वाला स्ट्रैंड रीड करेगा। तो यहाँ पे वही प्रोसेस हो रहा है बच्चा। ये एमआरएनए जो है वो ये वाले स्ट्रैंड को रीड कर रहा है, 10 वाला, ये जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ। ये स्ट्रैंड किसका स्ट्रैंड है? डीएनए का स्ट्रैंड है। यू कैन सी दिस इज अ डीएनए स्ट्रैंड और ये ऊपर वाला जो है वो हमारा एमआरएनए का स्ट्रैंड है। ओके, तो ये डीएनए को कॉपी कौन कर रहा है? एमआरएनए। कॉपी पेस्ट, उसको कुछ और नहीं आता है, सिर्फ एमआरएनए क्या करता है? कॉपी और पेस्टिंग का काम करता है। अभी ये कॉपी और पेस्ट करके क्या करेगा? जो यहाँ पे कोड्स है उसके ऑपोजिट कोड्स को रीड करता है। व्हाट इज अ कोड्स? हमने लास्ट लेक्चर देखा था, लास्ट वीडियो में बच्चे लोग, हमारा जो डीएनए होता है वो डीएनए कैसे उसके कोड्स बनते हैं। सो वी सॉ guanine triple bond with adenine, सॉरी, हम देखेंगे डीएनए जो है हमारा दैट इज उसके कोड्स थे guanine ट्रिपल बॉन्ड साइटोसाइन, एडेनाइन डबल बॉन्ड थायामिन। ये हमने डीएनए के स्ट्रैंड्स देखे थे। तो डीएनए जब आप देखोगे तो उसके अंदर यू कैन सी यहाँ पे थायामिन है, एडेनाइन है, साइटोसाइन है, ग्वानिनाइन है। तो ये चारों कोड्स उसके अंदर आ चुके हैं। लेकिन ये जो हमारा एमआरएनए है, मतलब आरएनए जो होता है, ये आरएनए कभी भी थायामिन को रीड नहीं करता है। मतलब हमारा आरएनए जो है ना बच्चा, उसके कोड्स कैसे फॉर्म होते हैं? तो उसके कोड्स जो होते हैं वो ग्वानिनाइन ट्रिपल बॉन्ड विथ साइटोसाइन, ये तो सेम ही है, और हमारा एडेनाइन डबल बॉन्ड विथ यूरेसिल। टी के जगह पे ये किसको रीड करता है? यूरेसिल को रीड करता है। ठीक है, तो हमारा डीएनए और आरएनए है ना बच्चे लोग, उसके अंदर डीएनए के अंदर ये मेरा थायामिन है और आरएनए के अंदर मेरा यूरेसिल है। ठीक है, तो ये दो चीज़ डिफरेंस है, ये हमें देखना है। सो यहाँ पे आप जहाँ जहाँ देखोगे वहाँ वहाँ ये टी के साथ जो है वहाँ पे ए फॉर्म कर रहा है। ओके, तो ए तो हमारे पास आरएनए के अंदर प्रेजेंट है, लेकिन जहाँ जहाँ हमारा यू रहेगा, यू कौन है? हमारा एमआरएनए के पास यू रहता है, तो यू जो है वहाँ पे एडेनाइन फॉर्म हो रहा। तो आप ये डिफरेंसेस देख पा रहे हो, टी रहेगा तो वहाँ पे वो ए फॉर्म कर रहा है, यू जहाँ पे ए है वो यू फॉर्म कर रहा है। दूसरे सारे कॉन्सेप्ट तो सिमिलर है। तो डीएनए और आरएनए में क्या डिफरेंस है? सिर्फ देयर इज अ डिफरेंस ऑफ अ थायामिन एंड द यूरेसिल। ये चीज़ हमारे ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में होता है। मतलब एमआरएनए जाता है हमारे डीएनए के पास और वहाँ पे एक न्यू कोडिंग
कोडिंग रीड कर रहा है। एमआरएनए जाता है डीएनए के पास और वो न्यू कोडिंग फॉर्म्स कर रहा है। सो दिस इज नोन एज योर ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। अभी हम रीड करके देखेंगे बच्चे लोग। द एमआरएनए फॉर्म्ड इन न्यूक्लियस कम इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म मतलब बच्चा हम लोग ने देखा था, ये हमारा न्यूक्लियस है, सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, ओके। और ये जो बाहर का जो लिक्विड रहता है, इस लिक्विड को हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहेंगे? साइटोप्लाज्म। ओके स्टूडेंट्स, सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाहर जो लिक्विड रहता है उसे हम वर्ड कहेंगे दैट इज साइटोप्लाज्म। और इस साइटोप्लाज्म में हमारे नॉन जेनेटिक आरएनए रहता है। या पहले वाले हमने टॉपिक में पढ़ा था। सो नॉन जेनेटिक आरएनए जो होता है वो कौन कौन होता है? हमने देखा बच्चे लोग 3 होते हैं। एक होता है एमआरएनए, आरआरएनए एंड टीआरएनए। कौन होता है? एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए। सो यहाँ पे हमने देख लिया एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए है जो हमारा साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, ओके। इट ब्रिंग्स द कोडिंग मैसेज फ्रॉम डीएनए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं अलग कलर से मार्क कर रही हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि ये कोडिंग जो डीएनए का कोडिंग है वो एमआरएनए कॉपी करके ला रहा है। सो इट्स कोडेड मैसेज फ्रॉम डीएनए, डीएनए से होता है, इसलिए मैंने अलग कलर से मार्क किया। सो द एमआरएनए फॉर्म्ड इन द न्यूक्लियस कम इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो है यहाँ पे हमने वर्कआउट किया। इट ब्रिंग्स इन द कोडेड मैसेज। ये क्या है बच्चे लोग? कोड जो है वो कॉपी करके आ रहा है, कहाँ पे? डीएनए में कॉपी करके आ रहा है, ठीक है। द मैसेज कंटेन द कोड्स ऑफ अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड क्या है? अमाइनो एसिड हमारा प्रोटीन है। ये कौन बनाता है? हमारा आरएनए बनाता है, ठीक है। सो इट्स योर अमाइनो एसिड्स। द कोड्स फॉर द ईच अमाइनो एसिड कंसिस्ट ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स। हमारा जो भी न्यूक्लियोटाइड्स होता है बच्चे लोग वो ट्रिपलेट फॉर्म में होता है। अभी आप बोलोगे मिस ट्रिपलेट फॉर्म क्या है? ये जो कोड्स हमने यहाँ पे बनाए हैं, ये कोड्स कैसे फॉर्म होता है? यू कैन सी ओवर हियर। जैसे ये सपोज मेरा डीएनए है, ठीक है। इस डीएनए के अंदर यहाँ पे एडिनाइन, ये जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ, ACGTA ऐसा कुछ कोड्स है। तो इसके ऑपोजिट कोड्स यहाँ पे डीएनए बनाएगा। मतलब मेरे पास अगर एडिनाइन है तो ये कौन किसके साथ बॉन्ड बनाएगा? एडिनाइन किसके साथ बना रहा है? थायामिन के साथ। सो ओवर हियर देयर विल बी अ थायामिन। साइटोसाइन है तो किसके साथ बनाएगा? ग्योनिनाइन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। यहाँ पे ग्योनिनाइन, जी मतलब अगेन ग्योनिनाइन, इट्स गोइंग टू फॉर्म विद अ साइटोसिन। तो यहाँ पे सी बनेगा, टी के साथ ए के साथ टी, ए के साथ टी। अभी इसको कोड्स बोलते हैं हम। और ये जो कोड्स होते हैं ट्रिपलेट फॉर्म में होता है। मतलब यहाँ पे ऐसे 3 का कोड्स बनेगा, ACG तो ये जो बॉन्ड बना है यहाँ पे, ये हमारे ट्रिपलेट्स फॉर्म है और ये 3 न्यूक्लियोटाइड कहलाया जाता है। सो द 3 न्यूक्लियोटाइड्स इट इज कॉल्ड एज अ ट्रिपलेट कोडॉन्स। 1 mark question. Now, Dr. हरगोविंद खुराना, अ साइंटिस्ट, में इस साइंटिस्ट का नाम अंडरलाइन कर रही हूँ। ये फिल इन द ब्लैंक्स में 1 mark क्वेश्चन आता है बच्चे लोग, या 1 mark आंसरिंग फॉलोइंग में 1 mark क्वेश्चन होगा। A scientist of the Indian origin has made an important contribution and discover of triplet codons. ये कोडोन्स जो हमने पढ़ा ना बच्चा इधर, ये कोडोन्स कैसे बना, किस हिसाब से बना, वो सारा जो रिसर्च किया है, ये सारा रिसर्च इस पर्टिकुलर साइंटिस्ट ने किया है, डॉक्टर हरगोविंद खुराना। फॉर अ 20 अमीनो एसिड्स, ये भी अंडरलाइन करो आपके बुक के अंदर।
सबसे इम्पॉर्टेंट है व्हाट हमारे बॉडी के अंदर बच्चे लोग 20 अमीनो एसिड्स होते और ये जो 20 अमीनो एसिड्स हैं वो हमारे बॉडी में 64 कोडोन्स बनाएंगे। हम आगे देखेंगे कि ये कितने डिफरेंट कोडोन्स बना रहे हैं, ठीक है। तो ये 64 कोडोन्स बना रहे हैं। For this work he has been awarded with a Nobel Prize, fill in the blanks, in 1968। ये नोबेल प्राइज मिला इस साइंटिस्ट को जब भी उन्होंने वर्क किया 20 अमाइनो एसिड्स पे। और ये कैसे फॉर्म में उन्होंने फाइंड किया? ट्रिपलेट फॉर्म्स में, मतलब कोडोन्स के फॉर्म में, along with other 2 scientists। Each mRNA is made up of thousands of triplet codons. As per the message on mRNA, amino acids are supplied by tRNA। अभी ये जो tRNA के बेस पे हमें mRNA के कोडोन्स फॉर्म हो रहे हैं। mRNA क्या है? सिर्फ DNA में जाता है एंड इट्स गोइंग टू कॉपी एंड कम, मतलब वो कॉपी करके आ जाता है, उतना ही काम करता है। अभी ये mRNA जो मैसेजेस लेके आया है उसे रीड कौन करेगा? तो उसे रीड करेगा हमारा tRNA। ओके, तो ये जो tRNA है वो रीडिंग करता है कि mRNA क्या मैसेज लेके आया है। नाउ वी मूव फर्दर। फॉर this purpose tRNA has anticodon having a complementary sequences to the codon on mRNA। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे लोग। अभी mRNA तो कुछ कॉपी करके लेके आया, क्या कॉपी करके लाया? कोड्स। कहाँ से? DNA से। जस्ट फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं ड्रॉ करके बता रही हूँ आप लोग को। ये DNA जो है उसमें से मेरा mRNA, दिस इज माय mRNA, उसने कुछ कोड्स लेके आया है। क्या कोड्स लाया? जस्ट फॉर एग्जाम्पल AGCACC। ये एग्जाम्पल के हिसाब से मैंने कुछ कोड्स लिखे हैं। ओके, अभी इसको रीड कौन करेगा? tRNA रीड करेगा। सो दिस इज विल बी read by a tRNA। यहाँ पे मेरा tRNA रीड करेगा। सो tRNA इज ऑलवेज गोइंग टू बी रीड विथ एंटीकोडोन। एंटी मतलब ऑपोजिट कोडोन्स, ठीक है। ए का उल्टा क्या रीड होगा? ए का उल्टा हमने देखा था, ए के साथ कौन होगा? यहाँ पे RNA है ना, तो यूरेसिल होगा। जी के साथ C होगा, C के साथ G, ए के साथ U, C के साथ G और G के साथ C। तो tRNA जो है वो इसको नहीं रीड कर रहा है, इसके ऑपोजिट को रीड कर रहा है। तो ऑपोजिट को रीड करता है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? एंटीकोडोन्स हैविंग अ mRNA। mRNA पे जो कोडोन्स है, जो राइटिंग पार्ट है, उसका ऑपोजिट रीड कर रहा है tRNA। क्लियर दिस मच? नाउ ये जो प्रोसेस हो रहा है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसलेशन। क्या कहेंगे? ट्रांसलेशन। ये वाला प्रोसेस हमने पढ़ा, ठीक है। ओके, सो हमने ट्रांसलेशन वाला पार्ट कंप्लीट किया। नाउ वी मूव टू द ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन क्या होगा? द अमाइनो एसिड ब्रॉट in by tRNA are bonded together by peptide bond। बच्चे लोग, पेप्टाइड मतलब प्रोटीन होता है, पेप्टाइड मतलब प्रोटीन फॉर्मेशन होता है, जहाँ हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ द प्रोटीन्स फॉर्मेशन होता है। हमने स्टार्टिंग में ही देखा कि RNA कौन है? प्रोटीन सिंथेसाइज है। तो ये mRNA, rRNA, tRNA ये सब क्या काम करने चालू किया है? उनको प्रोटीन बनाना है, बहुत सारे अमाइनो एसिड्स बनाना है। तो ये अमाइनो एसिड बनाने के लिए mRNA DNA में जाके कॉपी करता है, बाहर आएगा, tRNA उसको एंटीकोडोन करेगा। और अभी कौन काम करेगा? तो जैसे ही ये मेरा tRNA, इसी चीज़ को मैं यहाँ पे रिपीट कर रही हूँ, दैट इज़ योर UCG ये किसने रीड किया है? मेरे tRNA ने। ओके, इसको अभी अमाइनो एसिड्स बनाने के लिए या पेप्टाइड बॉन्ड बनाने के लिए कौन रीड करेगा? हमारा
RNA रीड करेगा। सो इसको रीड करने के लिए हमारे ट्रिपलेट फॉर्म, हमने देखा ट्रिपलेट फॉर्म, यहाँ पे ऐसा फॉर्मेशन होगा। ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ द RNA का है। तो इसको रीड करके ऑन द बेस फॉर, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे UCG है तो इधर एक कोई भी हमारा लाइसिन करके, ये एग्जाम्पल बता रही हूँ, लाइसिन करके एक प्रोटीन बनेगा। और ये प्रोटीन किसने बनाया बच्चे लोग? RNA ने। During this process, the ribosomes keep on moving from one end of mRNA to other ends by the distance of one triplet codons। अभी इन्होंने यहाँ पे क्या किया है? ट्रिपलेट कोडोन, मतलब देखो ये 1 2 3, यहाँ पे ये एक बन गया, फिर ये स्पेस छोड़ देगा, यहाँ पे वो अपने कोडोन्स को प्रोटीन बना के छोड़ देगा, फिर यहाँ पे फिर से इसको अटैच होगा, दूसरा प्रोटीन बनेगा। दूसरा प्रोटीन बनेगा, वो भी कौन रीड कर रहा है? RNA रीड कर रहा है। तो इस हिसाब से हमारे डिफरेंट ट्रांसलोकेशन फॉर्म से यहाँ पे ट्रिपलेट कोडोन्स को रीड किया जाता है विद द हेल्प ऑफ योर RNA। दिस इज कॉल्ड एज अ ट्रांसलोकेशन। तो हमने 3 चीज़ पढ़ी, क्या? ट्रांसक्रिप्शन प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, आज हमने देखा कैसे यहाँ पे ट्रांसलेशन हो रहा है और ट्रांसलोकेशन हो रहा है। ट्रांसलोकेशन इसलिए बोला गया है बच्चे लोग कि ये जो RNA है वो घड़ी घड़ी जगह छोड़ता है, हर एक ट्रिपलेट कोडोन्स पे जाता है, रीड करता है, एंड इट्स गोइंग टू बी फॉर्म एज अ न्यू प्रोटीन, वो नए प्रोटीन्स बनाता है। ओके, सच मैनी चेन कम टूगेदर टू फॉर्म एज अ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन। अभी जस्ट फॉर एग्जाम्पल लाइसिन बनाया, यहाँ पे भी जस्ट फॉर एग्जाम्पल उसने लाइसिन बनाया, तो हमारे पास 2 प्रोटीन बन गए। तो ये बन गया प्रोटीन एंड प्रोटीन। मैं यहाँ पे प्रोटीन लिख रही हूँ, या प्रोटीन, या फिर हम इसको अमाइनो एसिड भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसने एक अमाइनो एसिड बनाया, दूसरा अमाइनो एसिड बनाया, तीसरा अमाइनो एसिड बनाया, और ऐसे बहुत सारे अमाइनो एसिड्स बना के इट्स गोइंग टू फॉर्म एज अ पॉलीपेप्टाइड फॉर्म। पेप्टाइड वर्ड इज ऑलवेज यूज फॉर द प्रोटीन। ओके, सो सच मैनी चेन कम टूगेदर टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स प्रोटीन। बहुत सारे अमाइनो एसिड मिक्स होके एक प्रोटीन बनता है, उसे हम कॉम्प्लेक्स प्रोटीन कहते हैं। दिस प्रोटीन कंट्रोल अ वेरियस फंक्शन इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर अपीयरेंस टू, मतलब हमारे बॉडी के अंदर प्रोटीन के विदाउट प्रोटीन देयर इज अ नो बॉडी, नो सेल, नो बॉडी, नो ऑर्गन इट्स गोइंग टू बी वर्क प्रॉपरली। तो प्रोटीन बहुत ही हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो हमने यहाँ पे ये प्रोसेस देखा बच्चे लोग, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलोकेशन, ये दोनों चीज़ देखी। नाउ ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि प्रोटीन हमारे बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट है, हर बॉडी के सेल को फंक्शन करने के लिए। ये चीज़ हमने देख ली थी। ओके, लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन प्रोड्यूस अ न्यू इंडिविजुअल लाइक देमसेल्व्स ड्यू टू अ जीन ओनली। किसके वजह से हम हमारे जैसे बच्चे बना सकते हैं, हमारे जैसे ऑस्प्रिंग्स बना सकते हैं, डॉटर सेल्स बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जीन। हमने ये हेरिडिटरी क्या है उसमें पढ़ा था। व्हाट इज हेरिडिटरी? ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, उसे हम हेरिडिटरी कहते हैं। तो वही हेरिडिटरी कैसे फॉर्म होता है? विद द हेल्प ऑफ जीन। And some of those genes are transmitted to the next generation without any change, कुछ भी चेंज नहीं होता है, और as it is parents to offspring के अंदर ये पर्टिकुलर जीन ट्रांसफर होता है। ड्यू टू दिस some of the characters of the parents are transmitted। पेरेंट्स के जो कैरेक्टर्स होते हैं वो ट्रांसमिट हो रहे, वो आगे बढ़ रहे। ठीक है,
टू देयर ऑस्प्रिंग्स। ऑस्प्रिंग्स मतलब उनके बच्चे जो होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, ऑस्प्रिंग्स। ओके, हाउएवर sometimes sudden change occur in those gene, and sometime any nucleotide of a gene change in the position that cause a minor change which is nothing but a mutation। हमने म्यूटेशन देखा था बच्चे लोग। म्यूटेशन क्या होता है, कुछ चेंजेस हो जाता है, सडन चेंज इन एनवायरमेंट इज नोन एज अ म्यूटेशन। मतलब एनवायरमेंट में कुछ चेंज हो जाता है और वो एनवायरमेंट में चेंज होने के कारण हमारे जेनेटिक कोड में कुछ चेंज होता है, उसे हम कहते हैं म्यूटेशन। मैं एक बार डेफिनेशन बोल रही हूँ, सडन चेंज इन एनवायरमेंट, इट ब्रॉट और ब्रिंग चेंज इन द जेनेटिक मटीरियल, इट्स नोन एज योर अ म्यूटेशन। तो म्यूटेशन क्या हुआ, जब भी हम पेरेंट्स टू ऑस्प्रिंग में जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र होता है तो कभी कभार एज इट इज़ प्रॉपर ट्रांसफ़र हो जाता है, या कभी कभार कुछ चेंजेस होता है उस पोजीशन में जहाँ पे उसको अटैच होना है, और वो चेंज होने के कारण वहाँ पे म्यूटेशन होता है। ओके, सम म्यूटेशन में बी माइनर, जो बहुत कम रहता है, वो हमें इतना नोटेबल नहीं रहता है, मेजर होता है तो ही नोटेबल होता है, बट सम आर कंसिडरेबल। कंसिडरेबल मतलब हम उसको नोट कर सकते हैं, हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एग्जाम्पल, म्यूटेशन में बी कॉज द जेनेटिक डिसऑर्डर लाइक सिकल सेल अनेमिया। ये इम्पॉर्टेंट है। व्हाट डू यू मीन बाय सिकल सेल अनेमिया? ये हमारा जो ब्लड होता है बच्चे लोग, जिसमें हीमोग्लोबिन सेल होता है। ओके, एंड दैट हीमोग्लोबिन सेल को हम HB नाम देते हैं। जैसे कार्बन को C, ऑक्सीजन को O, वैसे हीमोग्लोबिन सेल जो है वो HB सेल है। नॉर्मल पर्सन के अंदर हीमोग्लोबिन सेल जो रहता है वो सर्कल फॉर्म में होता है, एंड इट्स अ कैरिंग ऑक्सीजन। सो हमारे बॉडी में ऑक्सीजन कैरी कौन करता है, हीमोग्लोबिन करता है थ्रू आउट द बॉडी। लेकिन जो पर्टिकुलर पर्सन सिकल सेल से उनके जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, उनका हीमोग्लोबिन सेल ऑक्सीजन कैरी नहीं करता, और जब भी ऑक्सीजन कैरी नहीं होता है तो हमारा बॉडी सर्वाइव नहीं करेगा। सो वी हैविंग अ टू टाइप्स ऑफ अ जेनेटिक थिंग्स। वन, इट्स अ कंप्लीट बॉडी विथ अ हीमोग्लोबिन सेल, मतलब आरबीसी में बहुत अच्छे से हीमोग्लोबिन सेल है और वो पर्सन नॉर्मल है। कभी कभार हमारे बॉडी के अंदर कैरियर सेल्स होते। कैरियर मतलब HB हमारा जो है वो हीमोग्लोबिन सेल है, दूसरा एक हीमोग्लोबिन सेल है जो S के हिसाब से कहते हैं। तो HbA इट्स अ नॉर्मल, HbS इज अ सिकल सेल। अभी ऐसा पर्सन रहेगा जिसके अंदर आधे सेल ऑक्सीजन कैरी करेंगे और आधे सेल ऑक्सीजन कैरी नहीं करेगा, तो ऐसा ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करता है बच्चे लोग, बट दे कॉज एज अ अनेमिया डिजीज। व्हाट इज अनेमिया? जिसके बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन सेल की कमी, उसे हम कहते हैं दैट इज अनेमिया। और ऐसे ऑर्गेनिज्म थर्ड पैटर्न मिलते हैं जिसके अंदर HbS और HbS होता है, मतलब कंप्लीट ऐसे सेल्स जो हीमोग्लोबिन सेल जो है वहाँ पे ऑक्सीजन कैरी होता ही नहीं है। ठीक है, तो जब भी ऑक्सीजन कैरी ही नहीं होगा तो वो बच्चा क्या सर्वाइव करेगा? नहीं। ऐसे बच्चे मदर के वुम में ही डाई हो जाते हैं। ओके, सो वी हैविंग अ 3 पैटर्न्स। वन इज अ नॉर्मल, दैट इज ऑक्सीजन कैरी। सेकेंड इज योर कैरियर कहते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम कैरियर कहते हैं। ओके, और ये ऑर्गेनिज्म हुआ, इसे हम कहेंगे सिकल सेल अनेमिया। सो दिस मच वी कंप्लीटेड। क्या देखा हमने? ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलोकेशन, जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र होता है तो म्यूटेशन होता है, और इस म्यूटेशन से हमने एक डिजीज़ देखा, दैट इज़ योर जेनेटिक डिसऑर्डर। और वो कौन सा डिसऑर्डर है? सिकल सेल अनेमिया।
मिया। सो वी मूव टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 3। यहाँ पे आप कुछ क्वेश्चंस देख रहे हो, क्वेश्चन 1 2 3। ये सारे क्वेश्चन के आंसर्स के साथ मैं एंड ऑफ द चैप्टर में आपको सारे डिटेल्स में आंसर्स बता दूंगी। अभी हम सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं, फिर हम क्वेश्चन आंसर्स भी सॉल्व करेंगे एंड ऑफ दिस चैप्टर। सो यहाँ पे हम एक नया चैप्टर नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं बच्चे लोग, दैट इज योर इवोल्यूशन। अब तक हमने क्या देखा, म्यूटेशन देखा। इसके पहले म्यूटेशन वर्ड देखा ना। म्यूटेशन में क्या देखा था कि जब भी पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र हो रहा है तो वहाँ पे कुछ चेंजेस हो जाते हैं और वो कुछ चेंजेस के वजह से म्यूटेशन होता है, मतलब कुछ नया कैरेक्टर्स आ जाता है। अच्छे कैरेक्टर्स भी आते हैं, बुरे कैरेक्टर्स भी आते हैं। सपोज कोई कैरेक्टर आ गया अच्छा वाला, तो वो कैरेक्टर हम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन ट्रांसफ़र होता है। मैं एक जस्ट एग्जांपल अगर आपको बता रही हूँ, हमारे ह्यूमन बींग्स के अंदर बच्चे लोग वी हैविंग अ टेल बोन, ठीक है। हमारे पास यहाँ लास्ट में एक टेल बोन प्रेजेंट होता है, सभी ऑर्गेनिजम्स के पास है। बट ये टेल बोन से टेल तो नहीं निकल रहा है। क्यों ऐसा हुआ? बिकॉज हमारे जो एंसेस्टर है ना, उनके पास टेल प्रेजेंट था और उस टेल को वो क्या करते थे, यूज़ करते थे। बट स्लोली जैसे हम इवॉल्व होते गए, हम धीरे धीरे एडवांस होते गए, टेल का यूज़ बंद कर दिया। सो जो ऑर्गन का हम यूज़ नहीं करते, धीरे धीरे वो डीजनरेट हो जाता है या वो हमारे लाइफ से धीरे धीरे उसका प्रोसेस या वो डीएनए प्रॉपरली वर्क नहीं करता है। तो उस चीज़ को इवोल्यूशन कहा जाता है। और ये एक दो दिन में नहीं दिखता है इवोल्यूशन विल वी कैन एबल टू सी फ्रॉम अ मिलियंस ऑफ ईयर्स। बहुत सालों के बाद हम ये इवोल्यूशंस देखते हैं बच्चे लोग। सो इवोल्यूशन क्या होता है? इवोल्यूशन इज अ ग्रेजुअली चेंज, स्लोली चेंज होता है, ओके। अकर्स इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म ओवर अ लॉन्ग ड्यूरेशन। मैंने अभी कहा मिलियंस ऑफ ईयर्स देखते हैं तभी जाके हमें ऑब्जर्व होता है या हम देखते हैं कि ये ऑर्गन पहले हमारे एंसेस्टर्स में थे और अभी हमारे अंदर वो नहीं है। लेकिन कुछ ना कुछ ऐसे इंडिकेशंस रह जाते हैं जिसके वजह से हमें पता चलता है दैट द our ancestors having this particular characteristic। जैसे हमारे पास अपेंडिक्स बोन है जो यूज़ नहीं है, बट द our ancestor having a appendix bone, हमारे बॉडी के अंदर अपेंडिक्स बोन प्रेजेंट है। This is a very slow going process through which डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज अचीव्ड मतलब वहाँ पे वो पहुँचता है। हमें अभी हम हैंड्स लेग्स उसका यूज़ करते हैं, टेल का तो यूज़ कर ही नहीं रहे हैं। तो टेल एज अ रिमूव हो गया, एक्सटिंक्ट हो गया हमारे लाइफ से। तो लेकिन वो बोन प्रेजेंट है। सो उससे हमें पता चलता है दैट अवर मंकीज आर अवर एंसेस्टर्स, ओके। ये हमें पता चला। ऑल द स्टेजेस in changes occur of various components ranging from stars and planets in space to the biosphere present on the earth should be included in the study of evolution। मतलब ये इवोल्यूशन में हर चीज़ स्टार से लेकर प्लैनेट्स से लेकर हमारे बायोस्फीयर, मतलब पूरा जो अर्थ है उसे बायोस्फीयर कहा जाता है। सबके अंदर इवोल्यूशन का स्टडी हम करते, सभी एस्पेक्ट्स पे इवोल्यूशन होता ही रहता है। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज, नया कैरेक्टर बनता है ड्यू टू चेंज इन स्पेसिफिक कैरेक्टर्स ऑफ अ सेवरल जनरेशन। बहुत सारे जनरेशन में सेम कैरेक्टर प्रेजेंट रहता है, फिर वहाँ पे वो 100% वर्क करता है और हम उसको नोटिस कर सकते हैं। ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एज रिस्पॉन्स टू अ नेचुरल सिलेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चे लोग। नेचर सिलेक्ट करता है, हमें क्या सिलेक्ट करता है कि इवोल्यूशन होगा या नहीं होगा।
जस्ट फॉर एग्जांपल अगर हम आज जो कंडीशन है कोरोना वायरस की, राइट, तो आप लोग ने देखा कि कोरोना वायरस था, फिर उसका एडवांस हुआ, फिर उसमें इवोल्यूशन होके वन पैटर्न अनदर पैटर्न, ऐसा डिफरेंट पैटर्न्स आते गए, ठीक है। सो ये जो कोरोना वायरस में 1 2 3 ऐसे डिफरेंट पैटर्न्स आते गए, उसमें क्या हुआ, उस वायरस ने अपने जेनेटिक मटेरियल को इवॉल्व किया, वहाँ पे म्यूटेशन हुआ, म्यूटेशन होने के बाद इवोल्यूशन हुआ, इसलिए एक ही स्पीशीज़ में अलग अलग कैरेक्टर्स हमने देखा। Now 3.5 billion years ago life has been non-extincted on the earth, मतलब extincted नहीं, ख़त्म नहीं हुआ है अब तक लाइफ। At the beginning there may have been only a simple elements in the ocean of the on the earth and simple type of the organic and inorganic component. What is the organic and inorganic component? ऐसे components बच्चे लोग जिसके अंदर कार्बन प्रेजेंट है, और ऐसे कंपोनेंट जिसके अंदर एब्सेंस ऑफ कार्बन, फॉस्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सारे हमारे इनऑर्गेनिक फॉर्म हुए। ऑर्गेनिक में सारे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, ये जो भी चीज़ें वो सारी हमारी ऑर्गेनिक फॉर्म हुई है। मे हैव बीन फॉर्म्ड फ्रॉम दोज, मतलब इनिशियल जब ये अर्थ फॉर्म हुआ उस टाइम पे ये सारी चीज़ सिंपल एलिमेंट से फॉर्म हुई थी। धीरे धीरे वहाँ पे इवोल्यूशन हुआ, म्यूटेशन हुआ, और वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लाइक प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड में फॉर्म्ड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मैंने अभी न्यूक्लिक एसिड के बारे में हमने पढ़ा था, न्यूक्लिक एसिड क्या होता है और प्रोटीन क्या होता है बच्चे लोग। प्रोटीन होता है, इट्स अ लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड। हमने प्रीवियसली देखा कि आरएनए एक प्रोटीन, दूसरा प्रोटीन, तीसरा प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड फॉर्म बना रहा है और वो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कॉम्प्लेक्स प्रोटीन फॉर्म हो गया। न्यूक्लिक एसिड मतलब हम न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं। प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था न्यूक्लिक एसिड क्या होता है। न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए आरएनए होता है वो 3 मटेरियल से बनता है। एक होता है पेंटो शुगर, दूसरा होता है फॉस्फेरिक एसिड, और तीसरा होता है नाइट्रोजन बेस पेयर। तो ये फॉस्फेरिक एसिड से हमारा न्यूक्लिक एसिड फॉर्म हो रहा है, ओके। सो दिस इज अ न्यूक्लिक एसिड फॉर्म, लेकिन ये तीनों कंपोनेंट हमारे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कैलकुलेट होते हैं। may have formed over a long periods from the simple component. simple component से वो complex component में convert हो गए। First primitive type of the cell may have formed from mixture of different types of organic and inorganic components। मतलब primitive मतलब primary, primitive मतलब बच्चा क्या होता है, it's known as a प्राइमरी, सबसे पहला वाला, ठीक है। प्रिमिटिव टाइप ऑफ द सेल के अंदर हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मिक्सचर्स देखे, और ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मिक्सचर्स जो हमने देखे हैं ना, उसके अंदर ऑर्गेनिक मतलब कार्बन वाला कंपाउंड और इनऑर्गेनिक मतलब जिसके अंदर कार्बन प्रेजेंट नहीं है, ऐसे कंपाउंड्स हमने फाइंड किए। Number of those cells may have increased at the cost of surrounding chemicals, और हमने ये different types of the chemicals भी देखा किसके अंदर, उस particular organism के अंदर। Now we move further, क्या है, the number of those cells may have increased at a cost of surrounding chemical। आजू बाजू का केमिकल्स कैसा है, एटमॉस्फेयर कैसा है, उसके बेस पे भी हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में या हमारे इंटरनल केमिकल्स में चेंजेस होता है। देयर मे had been some difference among those cells and according to the principle of natural selection, very important। ये जो भी चेंजेस हो रहा है केमिकल कंपोनेंट्स या कुछ भी हमारे एटमॉस्फेयर में या बॉडी के अंदर केमिकल मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी हम बोलो, केमिकल रिएक्शंस बोलो, या एटमॉस्फेयर में कुछ भी चेंजेस हो रहा है जिसके वजह से हमारे बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस हो रहा है, इस सारी चीज़ को देख के
हमारा सिलेक्शन होता है. इट्स सिलेक्शन, इट्स नॉट ओनली फॉर ह्यूमन बीइंग, इट्स फॉर द प्लांट एज वेल एज एनिमल. सो वी आर टेकिंग अबाउट ऑल द ऑर्गेनिजम्स. ओके, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे. तो जो भी हो रहा है ना बच्चे लोग, ये सारा हो रहा है हमारे सराउंडिंग केमिकल के वजह से, और उस सराउंडिंग केमिकल में चेंजेस आया और वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म सरवाइव किया. तो सरवाइव किया तो उसको किसने सिलेक्ट किया? नेचर ने सिलेक्ट किया. इसलिए हम वहाँ पे वर्ड यूज करते हैं नेचुरल सिलेक्शन. Some may have shown good growth and some may have species which could not adjust with their surrounding. मतलब जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं बता दूं कि कोरोना वायरस हुआ, ठीक है. ये जो कोरोना वायरस होके जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म मर गया, वो नेचुरल सिलेक्शन में कैलकुलेट नहीं हुआ. मतलब वो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म जो भी था वो सरवाइव नहीं कर सका. तो इट इज़ अ नॉट सेलेक्टेड बाय नेचर, ठीक है. और जो सरवाइव किए हैं दे आर सेलेक्टेड बाय नेचर. तो जो जिसका गुड ग्रोथ है वो सरवाइव कर सका, जिसका गुड ग्रोथ नहीं है वो सरवाइव नहीं कर सका. तो ये जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैंने दिया आप लोग को फॉर द नेचुरल सिलेक्शन. At present, crores of species of the plant and animals with a huge diversity. Diversity मतलब different, बहुत सारे species present है हमारे अर्थ पे. तो ये सारे जो भी species है ना, ये सारे species day by day there is a selection, natural selection is taken place. Regarding their shapes and their complexity present on the earth. Animal diversity ranges from the unicellular. unicellular मतलब बच्चा सिंगल सेल, एक सेल रहेगा, उसके अंदर न्यूक्लियस रहेगा और वो लिविंग ऑर्गेनिज्म रहेगा. जस्ट फॉर एग्जाम्पल योर अमीबा, ठीक है. अमीबा कौन है? हमारा यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है. यहाँ पे दिया ही है उसका एग्जाम्पल, यू कैन सी अमीबा एंड द पैरामोशियम. ये जो है हमारे यूनिसेल्युलर है. टू मैन एंड द जायंट व्हेल, ये जो है ये भी एनिमल्स ही है, और ये जो है हमारे मल्टी सेल्यूलर है. व्हाट डू यू मीन बाय मल्टी सेल्यूलर? मोर देन वन सेल, इट्स नोन एज अ मल्टी सेल्यूलर. बीच में जो सर्कल ड्रॉ कर रही हूँ वो आपका न्यूक्लियस है. सो वी ऑल आर अ मल्टी न्यूक्लिएटेड और द मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म. द प्लांट डाइवर्सिटी, बहुत सारे डिफरेंट प्लांट्स हैं, consist of various species ranging from unicellular. प्लांट में भी वन सेल का ऑर्गेनिज्म होता है, उसका एग्जाम्पल दिया गया है, दैट इज अ क्लोरेला. टू अ ह्यूज बनियन ट्री. अभी बनियन ट्री मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म हो गया, क्लोरेला यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, और ये कौन है? हमारा एल्गे है. द लाइफ एग्जिस्ट ऑन द अर्थ एवरीवेयर फ्रॉम द इक्वेटर टू बोथ द पोल्स. इक्वेटर मिडल ऑफ द पार्ट हो गया, दिस इज माई अर्थ. अर्थ के अंदर बीच में इक्वेटर होता है बच्चा, ये नॉर्थ पोल होता है और ये साउथ पोल होता है. तो यहाँ से लेकर यहाँ पे और इस इक्वेटर से लेके यहाँ पे सभी जगह पे डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज़ है अकॉर्डिंग टू देयर एडप्टेशन. जैसे कैमल है तो कैमल कहाँ रहता है? डेजर्ट रीजन में. उसको उठा के मैंने अगर नॉर्थ पोल पे रख दिया, नॉर्थ पोल का क्लाइमेट कैसा है बच्चे लोग? इट्स अ स्नो, बहुत बर्फ़ है. तो कैमल क्या सर्वाइव करेगा? नहीं सर्वाइव कर पाएगा, बिकॉज उसके बॉडी को बहुत ठंडी लगेगी, उसके बॉडी पे कुछ हेयर्स नहीं है. उसने अपनी बॉडी को कैसे अडेप्ट किया है? अकॉर्डिंग टू द ड्राई क्लाइमेट, डेजर्ट वाले क्लाइमेट पे. और पोलर बियर को अगर मैं उठा के डेजर्ट रीजन में रखूँ तो भी वो सर्वाइव नहीं करेगा. वाई? बिकॉज उसके बॉडी पे बहुत सारे हेयर प्रेजेंट है, तो बहुत हीट प्रोड्यूस होता है. तो अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट हर एक ऑर्गेनिज्म ने खुद को एडप्ट किया है बच्चे लोग. द लाइफ एग्जिस्ट ऑन द अर्थ everywhere from equator to both the polar poles. Organisms are present at all the places like air, water, land, rock, etc. हर एक जगह पे जैसे ऑर्गेनिज्म रहते हैं वैसे वैसे कंडीशन में खुद को उन्होंने एडप्ट कर लिया.
ह्यूमन हैव शोन क्यूरियोसिटी अबाउट ओरिजिन ऑफ लाइफ। हमने क्या किया है, हम इंटेलिजेंट ऑर्गेनिजम्स है, होमो सैपियन सैपियन आर वेरी इंटेलिजेंट ऑर्गेनिजम्स, तो हमने कैसे लाइफ बना उस चीज़ में क्यूरियोसिटी दिखाई, कि सोचा कि ये कैसे लाइफ बना, चलो इस पर रिसर्च करते हैं। तो reason for such a great diversity in the life present on the earth since the ancient periods। एशियन पीरियड से ये कैसे कैसे इवोल्यूशन हुआ, क्या हुआ, ये सारी चीज़ पे हमने वर्कआउट की। सो हमने क्या किया, बहुत सारे एशियन पीरियड से वर्किंग करना स्टार्ट किया एंड वी फाउंड कि पहले के लोगों कैसे थे, अभी के लोग कैसे हैं और वो कैसा फॉर्म हो रहा है। Different theories about origin and evolution of life have been proposed। propose मतलब to find, okay, propose मतलब to find। तो ये फाइंड किया, propose till today, अब तक, of which the theory of gradual development of the living organism is एक्सेप्टेड। हर एक स्टेज पे नए नए इवोल्यूशंस हम देखते गए हैं, ठीक है। सो यहाँ तक हमने देखा कि कैसे हमारा यूनिसेल्यूलर टू मल्टीसेल्यूलर फॉर्म हुआ है, और हम जो होमो सैपियन सैपियन है, मतलब होमो सैपियन सैपियन मतलब ह्यूमंस है, उन्होंने कैसे क्यूरियोसिटी दिखाई, कैसे इंटरेस्ट दिखाया कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ द थियरी फाइंड करने के। तो वी विल स्टार्ट थियरी ऑफ इवोल्यूशन, ठीक है। ये थियरी ऑफ इवोल्यूशन हम पढ़ेंगे। इस थियरी को क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमने देखा कि यहाँ ह्यूमन बींग्स जो है वो डिफरेंट थियरीज पे वर्किंग कर रहा है और फाइंड करना चाहता है कि कैसे हमारा ओरिजिन ऑफ द लाइफ हुआ, कैसे हमारा लाइफ स्टार्ट हुआ। तो इस चीज़ पे हम वर्किंग करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू दिस थियरी फर्स्ट लिविंग मटीरियल प्रोटोप्लाज्म हैज़ बीन फॉर्म्ड इन ओशन। ओशन में हमने सबसे पहले एक प्रोटोप्लाज्म देखा। अभी ये प्रोटोप्लाज्म क्या होता है बच्चा, ये हमारा एक सेल है जो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, और हमने एक दूसरा भी सेल देखा जिसके अंदर न्यूक्लियस वाला सेल है, ठीक है। ऐसे दो टाइप के सेल होते हैं। जिस सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, ये कौन है, ये सर्कल कौन है, हमारा न्यूक्लियस है। मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ सो यू विल नॉट गेट कंफ्यूज्ड, ओके। ये न्यूक्लियस है। जिस सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, ये हमने नॉर्मल सेल देखा, और बाहर क्या होता है, एक लिक्विड होता है, ठीक है। यहाँ पे न्यूक्लियस है और बाहर लिक्विड है, तो इस लिक्विड को हम कहते हैं साइटोप्लाज्म, ओके। पहले मैंने ये बताया, अभी ये समझोगे तो आप प्रोटोप्लाज्म बहुत इजीली समझ पाओगे। यहाँ पे न्यूक्लियस नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक लिक्विड प्रेजेंट है, तो इस लिक्विड को हम कहेंगे प्रोटोप्लाज्म। क्लियर हो गया सबको। तो जहाँ पे हमारे पास न्यूक्लियस होता है उस लिक्विड को हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म, सॉरी, जहाँ न्यूक्लियस होता है उस लिक्विड को साइटोप्लाज्म, जहाँ न्यूक्लियस नहीं होता है उस लिक्विड को प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। और ये पहला सेल कहाँ पे मिला बच्चा, हमें ओशन में मिला। इन ड्यू टू कोर्स ऑफ अ टाइम यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म वॉज फॉर्म्ड, मतलब ये जो प्रोटोप्लाज्म वाला सेल था वो पहला सेल हमें यूनिसेल्यूलर मिला, ठीक है। ग्रेजुअली चेंज अकर इन यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म फ्रॉम विच लार्ज एंड मोर कॉम्प्लेक्स वर फॉर्म्ड, मतलब धीरे धीरे प्रोटोप्लाज्म हुआ, प्रोटोप्लाज्म के बाद वो थोड़ा एडवांस होके क्या बन गया बच्चे लोग, एडवांस वाला सेल बन गया। तो ये प्रोटोप्लाज्म वाला सेल है, उसे हम नाम दिया हमने प्रोकैरियोटिक, ओके, जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं है, और जो लिक्विड है उसे प्रोटोप्लाज्म कहेंगे, और न्यूक्लियस नहीं है तो प्रोकैरियोटिक कहेंगे। वेरी सिंपल। और जिसके अंदर फिर वो एडवांस होके न्यूक्लियस वाला सेल बन गया, तो इस न्यूक्लियस वाले सेल को हम कहेंगे यूकैरियोटिक, ओके। इसको हम क्या कहेंगे, यूकैरियोटिक सेल। All
दोज चेंजेस, तो यहाँ पे हमें मार्क कर रही हूँ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ऑल दोज चेंजेस वर स्लो एंड ग्रेजुअली, ड्यूरेशन ऑफ ऑल दिस चेंजेस इज एट मोस्ट 300 crores अगो। मतलब इतने लंबे टाइम के बाद हमने न्यू फॉर्मेशंस देखे, नए नए चेंजेस देखे। Changes and development in living organism had been all around and multi-dimensional, मतलब हर जगह पे हमने क्या देखा, that is a different types of the organisms, और सबके अंदर हमने changes देखा बच्चे लोग। एंड दिस लेड टू इवोल्यूशन, और इसे ही हम क्या कहते हैं, इवोल्यूशन कहते हैं, ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। हर एक ऑर्गेनिज्म में कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहा है, और ये कुछ ना कुछ चेंजेस जो है वो किसके वजह से हो रहा है, इवोल्यूशन के वजह से। every species having a some different characteristic, and each and every characteristic are again going to convert into a new evolution form. Hence this overall process is called as a evolution. इसे ये प्रोसेस जो हो रहा है हर स्पीशीज में चेंजेस उसे क्या कहेंगे, इवोल्यूशन, विच इज ऑर्गेनाइजेशनल प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ प्लांट एंड एनिमल। ये हर एक स्टेज पे कुछ जो चेंजेस हो रहा है बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एवरी टाइम हमें अच्छा चीज़ भी मिल रहा है, बुरा भी मिल रहा है, लेकिन ज़्यादा अच्छा स्पीशीज़ मिल रहा है, और एवरी टाइम हमारा प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट हो रहा है, हम आगे ही आगे बढ़ रहे हैं। From the ancestor having a different structural and the functional organization, हमारे जो ancestor होते हैं बच्चे लोग, उस ancestor में हमारे जो एंसेस्टर्स जो है उसमें जो कैरेक्टरिस्टिक है उससे हमारा जो इवोल्यूशन हो रहा है उसमें हम स्ट्रक्चरली और फंक्शनली हमेशा डिफ़र होते हैं, और उस चीज़ को हम इवोल्यूशन कहते हैं। सो होप आप लोग ने इस लेक्चर में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर आपको हो गए होंगे बच्चे लोग, और ये टॉपिक मैं यहाँ पे स्टॉप कर रही हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन स्टार्ट करेंगे, और ये टॉपिक यहाँ पे हमने कंप्लीट किया है। थैंक यू स्टूडेंट्स।